हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यार 1-to-1 क्लासेस पे। आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे एमसीक्यू जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे एमसीक्यू जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहां पर? यूपी टीजीटी के एग्जाम में, सीयूटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, एपीएस पीजीटी, सारे के सारे टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, जहां पर भी इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा और एमसीक्यू आएंगे, इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जरूर काम आने वाले हैं। आज के क्वेश्चन दोस्तों बेस होने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, 11th क्लास के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और इवन स्टैट्स के ऊपर भी बेस्ड है। एक फुल फ्लेज 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर तो आ गया हूं मैं आपके लिए, और बहुत अच्छे से कराऊंगा। जिन क्वेश्चंस में डिटेल की नीड होगी डिटेल भी दूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सफर को। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इशू रिलेटेड टू डैश। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज या किस प्रॉब्लम को कवर करके चलता है, किस इश्यू को कवर करके चलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सेंट्रल प्रॉब्लम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज को कवर करके चलता है। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, बोथ ए एंड बी या नीदर ए एंड बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी होने वाला है। जो व्हाट टू प्रोड्यूस होता है वो दो चीजों को टैकल करता है। पहला, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, बेसिकली क्या सामान बनाना और कितनी क्वांटिटी में सामान बनाना है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बता दूं आपको, इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 200 क्वेश्चंस है टोटल 10 वीडियोस में, और अगले 10 दिन के अंदर हम लोग इन 200 क्वेश्चन को करेंगे। आपके सीयूईटी के एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ये बहुत अच्छे से करा दूंगा, ताकि आपका माइंडसेट इन क्वेश्चंस पर बहुत अच्छा हो पाए। और इवन अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो यार प्रैक्टिस करो मेरे साथ। रोज के 20 क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तरक्की आपकी भी और तरक्की हमारी भी यार। शुरू करते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। एडिशनल utility derived from consumption of an additional unit of a commodity is called dash. Okay, additional, extra utility from additional unit, मतलब extra unit, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मिलने वाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या ये AU है, MU है, TU है, नन ऑफ दीज है? यह दोस्तों हमारी MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ और नहीं होती, एक्स्ट्रा यूटिलिटी होती है। ठीक है, जो कि मिलती है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और MU का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपके सामने लिख दिया, TUN-1, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो MU होता है ना वो TU का चेंज होता है। TU में जो भी चेंज आएगा उसको मैं MU कहता हूं, हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, अ डिमांड कर्व वुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ डैश। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले डिमांड कर्व की ईडी कितनी होती है आपको बताना है। बड़ा सिंपल है यार। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता कैसे है बता दूं आपको मैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के नीचे का जो एरिया होगा ना वो हर जगह सेम रहेगा। मतलब ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया, हर बार एरिया सेम ही रहने वाला, एरिया में चेंज नहीं आता। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो इसकी जो ईडी होती है दोस्तों वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। 1 वाली ईडी तब कहलाती है जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है। मतलब हर बार जब इक्वल चेंज आता है तो ईडी 1 होता है, और जब जब ईडी 1 होता है तब तब हमारे डिमांड कर्व की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको डेफिनेटली बोर्ड के पेपर में या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल सकता है, और सीयूटी एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों अब अगले सवाल की ओर। आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ध्यान रख के चलेंगे,
विल नॉट बी बोला गया है, इस बात को ध्यान रख के चलना, विल नॉट बी। बहुत बार ऐसी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, विल बी विल नॉट बी, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन सी चीज नेशनल इनकम में नहीं आती बताना आपको, वेजेस सैलरीज आते हैं, रॉयल्टी आती है, स्कॉलरशिप नहीं आती, प्रॉफिट आता है। तो यार स्कॉलरशिप आती ही नहीं, टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी मेरी इनकम अर्नड है, कमानी पड़ती है, कमानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। और स्कॉलरशिप एक अनअर्नड इनकम है, इट मींस इट इज जस्ट अ ट्रांसफर इनकम, नॉट अ फैक्टर इनकम। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड डैश। ओके, मल्टीप्लायर का रिलेशन इनमें से किसके साथ इनवर्स है? तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, या फिर k इक्वल्स टू 1/1 - MPC। ठीक है, तो देखो अगर देखें तो ये तो इनवर्स आपको नजर आ ही रहा है कि k जो है MPS के साथ इनवर्स है, यहाँ पे आपको नजर आ ही रहा है इनवर्सली रिलेटेड है। और ये भी इनवर्सली रिलेटेड होता है, लेकिन नेगेटिव साइन ने इसको पॉजिटिव बना दिया। तो k और MPC है आपके प्रोपोर्शनल, MPC के साथ इसका रिलेशन हो गया डायरेक्ट। तो भाई इसका सही आंसर रहेगा MPS। k जो है MPS के साथ इनवर्स रिलेशन शेयर करता है। जितना कम हम सेव करेंगे उतना ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप हमेशा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम? आपको बताना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कस्टोडियन, भाई पैसे की कस्टडी रखने वाला कौन है बैंकिंग सिस्टम में? इसका मतलब है सारे बैंकों की पैसे की कस्टडी रखने वाला कौन है? यार ऑब्वियस ही बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी ना होगा, तो खुद बैंक है। यूटीआई भी नहीं हो सकता, एलआईसी भी नहीं हो सकता। भाई यार सीधी सी बात है, एक ही है, सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया में पैसे से रिलेटेड, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम तो सुना ही होगा यार आप लोगों ने भी। क्वेश्चन 7, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट किस में से माइनस करेंगे प्राइमरी डेफिसिट में आने पे? फॉर्मूला लिख देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला सबको। तो भाई प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करनी है। ये पूछा है इंटरेस्ट पेमेंट किस में से माइनस करी जाती है प्राइमरी डेफिसिट पे आने के लिए? फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल 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 मिल गया भाई, ऑप्शन में है बिल्कुल सही। अब इसमें ना एक गेम हो सकता है, क्या गेम हो सकता है? हो सकता है फिस्कल डेफिसिट की जगह बोरोइंग्स लिखा हो, तो भी कंफ्यूज मत हो जाना यार। ठीक है, अगर बोरोइंग्स आता है तब भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या होता है? बोरोइंग्स होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे आप। क्वेश्चन 8, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट सप्लाई इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है वो कौन सा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें डिमांड फॉरेन करेंसी की और उसकी सप्लाई इक्वल हो जाती है। सोचिए एक बारी, क्या हो सकता है? क्या वो इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज है, अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, ऑल ऑफ दीज? भाई इसका सही आंसर है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो सिचुएशन होती है जिस पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। बस सिंपल ही तो है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 9, हाउ डिड इंडिया कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल सप्लायर अंडर द ब्रिटिश? इंडिया कैसे रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था ब्रिटिश रूल के अंदर? ऐसा क्यों हुआ था आपको बताना है, ऐसा क्यों, क्या रीजन थे? तो क्या इसका रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, या फिर बाय अट्रैक्टिंग फार्मर्स थ्रू कैश एडवांस पेमेंट, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसका रीजन बता देता हूं कि भाई टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी थी, अगर ब्रिटेन के साथ डील करेंगे कोई टैक्स नहीं देना, किसी और कंट्री के साथ डील करेंगे बहुत टैक्स देना है। ठीक है, फार्मर्स को कमर्शियल फार्मिंग के लिए फोर्स करा गया था, और ऑब्वियसली बात एडवांस पेमेंट दी गई थी ताकि वो इंडिगो का प्रोडक्शन करें। ठीक है, और इसके अलावा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा सप्लायर बना दिया था और इंडिया की इंडस्ट्रीज को बहुत ऐसे इरोड कर दिया था, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों सही है बिल्कुल आंसर हमारा, ऑल ऑफ दीज रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद डैश। आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के साथ रिलेटेड है? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, HYV सीड्स, या ऑल ऑफ दीज? यार ऑब्वियस ही बात है ऑल ऑफ दीज यार, टेंशन नहीं लेते इतनी ज्यादा, सब है, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन सबको आती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट,
Which duty has been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market? कौन सी ड्यूटी सरकार के द्वारा हटाई गई ताकि इंडियन गुड्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिक पाए फॉरेन कंट्रीज के अंदर? इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। कौन सी ड्यूटी है वो? क्या वो कस्टम ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, नॉन ऑफ दीज है? इसका सही आंसर दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है जो माल इंडिया से बाहर जा रहा है उस पर भी टैक्स हो। तो सरकार ने इस पे टैक्स लेना कम कर दिया या हटा दिया एक तरीके से। कस्टम ड्यूटी तो हमारे गुड्स पे लगती है जीएसटी के रूप में मान लो एक तरीके से। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक्स्ट्रा था खर्चा, इसको हटा दिया गया है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 12, एज पर 2011-12 those who consume more than dash calorie a day in rural areas are known for। ओके भाई, कितनी कैलोरी से ज्यादा लेने वाला इंसान नॉन पुअर है, मतलब गरीब नहीं माना जाता? क्या बात है, कितनी कैलोरी से ज्यादा लेने वाला इंसान गरीब नहीं है? 2300, 2400, 2200, 2100। इसका सही जवाब है दोस्तों 2400। तो 2400 कैलोरी से ज्यादा अगर कोई भी इंसान लेता है, ठीक है, तो उस इंसान को हम लोग नॉन पुअर कहते हैं। अमीर नहीं कहते, गरीब नहीं है ये कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 13, अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रॉब्लम को फेस करके चलता है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, प्राइस राइज हो रहे हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यार मुझे लगता है सबसे बड़ी जो ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी ना, वो फर्स्ट वाली हो सकती है। क्योंकि जितनी ज्यादा देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत क्यों होता है बता देता हूँ। क्योंकि पर पर्सन अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की, जॉब्स की, ठीक है, कम हो जाती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कम ध्यान दिया जा पाएगा एक इंसान पे। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 14, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू डैश। ओके, माइक्रो फाइनेंस छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा पैसा किसके थ्रू दिया जाता है? एसएचजी के थ्रू, लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, नाबार्ड के थ्रू या आरआरबी के थ्रू? भाई नाबार्ड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी नहीं हो सकता क्योंकि तो बहुत बड़े बड़े पैसा देते हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट देते हैं लोगों को, ठीक है। आरआरबी फिर भी अच्छा खासा देता है। माइक्रो मतलब छोटा, एसएचजी से छोटा तो कोई नहीं दे सकता यार। एसएचजी बड़े छोटी छोटी यूनिट होती है, आपको पता ही है। इन्हें हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अपनी सहायता खुद ही करके चलती हैं, बढ़िया होती हैं, फर्स्ट क्लास एकदम। क्वेश्चन 15, the number of people who reside in a particular locality at a particular point of time is called dash। okay, जितने लोग किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन रेशो, पॉपुलेशन या नॉन ऑफ दीज। यार सीधी सी बात है, ये तो हो गया पॉपुलेशन। तो जितने भी प्रवासी, जितने भी लोग रह रहे हैं एक जगह पर बहुत समय से, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो सबके सब देश की क्या बनते हैं? पॉपुलेशन। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, the type of structure which contributes indirectly to economic process from outside the system of production and distribution is known as dash। आपको बताना है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इनडायरेक्टली, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे, इनडायरेक्टली कर रहा है। क्या पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है? भाई ये सोशल है यार। बाकी सब डायरेक्टली कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक प्राइसेस के बढ़ने घटने से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट के आने जाने से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी वाला जो भी है ना, वो डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली बहुत खतरनाक करता है और बैंड बजा सकता है किसी भी बिजनेस हाउस की, किसी भी इकोनॉमिक फर्म की बैंड बजाने के लिए काफी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 17, dash implies that the resources extraction is not above the rate of regeneration of the resources and the waste regenerated are within the assimilating capacity of the environment। भाई जो रिसोर्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन हल्का है जबकि रीजनरेशन का रेट फास्टर है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और जो भी वेस्ट हो रहा है एसिमिलेट, वो हम उसको इजिली कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये क्या है? तो इसको दोस्तों हम लोग क्या चलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी की बिल्कुल सही डेफिनेशन आपके सामने है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे सामने, A campaign in China in 1958 where people were encouraged to set up industries in their backyard। यह सबको पता है यार, ये तो सबको पता है। कौन सी थी वो स्कीम या कौन सी थी वो कैंपेन जिसके अंडर
चाइना के लोगों को कहा गया था भैया सब अपने घर के बैकयार्ड में, अपने घर में इंडस्ट्री सेटअप करो, इंडस्ट्री सेटअप करो, इंडस्ट्री सेट करो, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री मतलब ज्यादा तरक्की। इस स्कीम का नाम क्या था? क्या वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन था, एंटी राइटिस मूवमेंट था, या फोर पेस्ट कैंपेन थी? ना भी ना, ये रहेगा हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 1958 का है। इसमें सब लोगों को लोन दिया गया, रिसोर्सेज दिए गए ताकि सब लोग अपने घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री सेटअप करें, और चाइना की तरक्की बहुत बढ़िया रेट पे हो गई थी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कहना चाह रहे हैं आपसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको क्या कहता है? डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? जब डिमांड में चेंज आ रहा था, प्राइस में चेंज कम आता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों मोर देन यूनिट इलास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इसे हम मोर देन यूनिट इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। ईडी का फॉर्मूला सबको पता है, ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सीधी सी बात है। ठीक है, ये कह रहा है डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज कम है। मान लो डिमांड में 2% का चेंज है और प्राइस में 1% का चेंज है, ठीक है, तो भी ईडी का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, मतलब ईडी का आंसर 1 से तो बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे केस में दोस्तों डिमांड कर्व की शेप होती है फ्लैटर, काफी हद तक फैली हुई होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, कुछ ऐसी होती है फैली हुई, बहुत ज्यादा फैली हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राइस में चेंज कम आ रहा है इसमें, और डिमांड में चेंज बम्पर आ रहा है भाई, बहुत चेंज आ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, तो उसे कहते हैं फ्लैटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको बताना है कौन सा इनमें से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेज है? जनरेशन, एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार क्या है इसका आंसर? क्या हो सकता है? जनरेशन फेज होता है, होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर फेज भी होता है, पैसा पूसा खर्च करना, बांटा जाना होता है, हर सब होते हैं। ठीक है, डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज को, ध्यान रख के चलेंगे, इसको हम लोग डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के हमारे 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वीडियो खासकर बनाई जा रही है सीयूटी वाले बच्चों के लिए। भाई तैयारी बढ़िया करो यार, आराम से करो, निश्चिंत होके करो और अच्छे से तैयारी करो। हमारा साथ हमेशा आपके साथ है, और बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने के लिए हमेशा आपका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर था, सेवा में हाजिर है और सेवा में हाजिर रहेगा। दोस्तों मिलते हैं कल अगले 20 क्वेश्चन के साथ, और बनाते हैं इकोनॉमिक्स में आपको चैंपियन। दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।